कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में लेंजेविन थियरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व का लेंजेविन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने डायमैग्नेटिज्म पे बात कर लिया है और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा आपने और आपको समझ में आ भी गया है। अब आज के इस डिस्कशन में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आपका ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, वास्तव में जब इनको आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं, जब इनको आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे रखेंगे, आपका जो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के विपरीत क्षीण चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं, है ना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दे फीबली मैग्नेटाइज। अब कैसे होते होंगे? तो कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु हैं उनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन या विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके जो परमाणु होते हैं उसमें विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्य कोश में जो विषम संख्या या एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसका चक्रण दक्षिणावर्त या वामावर्त हो सकता है। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे हैं तो करंट बहेगा। करंट बहेगा तो इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। हर चुंबक को एक छोटे से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति आप ले सकते हैं। लेकिन अगर पूरे पदार्थ का बोलेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। भाई जब एक परमाणु का है तो पूरे पदार्थ का शून्य क्यों? क्यों कहते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं और गति करते हुए ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से संरेखित रहेंगे। कैसे संरेखित होते हैं? विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित हो जाते हैं और विभिन्न दिशा में अभिविन्यासित होने के बाद ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण पूरे पदार्थ का, पूरे अनुचुंबकत्व का, अनुचुंबकीय पदार्थ का शून्य होता है। ठीक है। अब जब इनको आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके जो परमाणु हैं उस पर बल लगाने के बाद बल लगाएगा और अपनी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। और जब संरेखित करने का प्रयास करता है तो आपने इस टर्म को पढ़ा है कि जब किसी दंड चुंबक को जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m होता है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखते हैं तो थीटा कोण पर रखे हुए चुंबकीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा -mb cos थीटा आपने निकाला है। तो चूंकि यहाँ हर परमाणु एक द्विध्रुव की भांति काम कर रहा है, एक दंड चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितना निकालेंगे आप? यहाँ भी आप लिखने वाले हैं u की जो वैल्यू है वो -mb cos थीटा आएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आप कहेंगे भाई कि चुंबकीय पदार्थ में एक तो नहीं है, ज्यादा है ना। तो जब ज्यादा है तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अनुसार परम ताप T पर बाह्य क्षेत्र या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर चुंबकीय द्विध्रुवों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी? e टू द पावर माइनस u बाई kt होगी। ठीक। जो थीटा कोण पर रहेंगे परमाणु, उन वाले थीटा कोण वाले परमाणुओं की संख्या या थीटा कोण वाले द्विध्रुव परमाणुओं की संख्या e टू द पावर माइनस u बाई kt होगी। ये उसकी प्रायिकता है। इसका मतलब अगर इतनी संख्या में परमाणु हैं और ये एक परमाणु की ऊर्जा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? भाई चूंकि dn परमाणु के लिए अगर हमको निकालना है, dn परमाणु मान लेते हैं वो संख्या है, तो इनकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? c e टू द पावर माइनस u बाई kt du के बराबर। और यहाँ c क्या लिया है हमने? ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा दिया, उसकी जगह एक नियतांक c ले लिया है, तो c e टू द पावर माइनस u बाई kt du के बराबर आ गया। किसके हिसाब से? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से, मैक्सवेल के वितरण नियम के हिसाब से ये आया।
यहाँ u का मान अगर रख दें, यहाँ भी u का मान, यहाँ भी u का मान, तो आपको मिलेगा dn बराबर c e टू द पावर माइनस एम बी कॉस थीटा बाई के टी डी माइनस एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस एम बी बाहर और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा यहाँ आएगा और माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहते हैं मेरे को पूरे परमाणुओं की संख्या चाहिए यानी कि n, तो एक काम करें क्या, पूरा परमाणु क्या था, अनुचुंबकीय पदार्थ में पूरे परमाणु के लिए कहते हैं ये विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। विभिन्न दिशा कहने का मतलब 0 से लेकर के पाई कोण तक, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से पाई तक, तो dn का कितना हो जाएगा n, और यहाँ c कांस्टेंट है 0 से पाई e टू द पावर एम बी कॉस थीटा बाई के टी एम बी साइन थीटा डी थीटा के बराबर। ये तो निकला n। अब अगर मैं पूछूं कि c की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, मतलब c का मान आएगा c बराबर या c इक्वल टू n बाई 0 टू पाई इंटीग्रेशन e टू द पावर एम बी कॉस थीटा बाई के टी एम बी साइन थीटा डी थीटा के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। यहां तक अब हमको कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है ये पिक्चर हमारा, यहां तक हमको पूरी चीजें क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक, ये सी भी निकल के आ गया। अब आगे अगर डिस्कशन को लेके चलें तो i इक्वल टू 0 टू पाई m कॉस थीटा dn होगा। अब आप लोग जो सोचेंगे कि ये i कहां से आ गया, मैं ये कहता हूं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना भी है आपको ना, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m है, क्लियर है बात, हर परमाणु एक द्विध्रुव था, उसका द्विध्रुव आघूर्ण आपने m लिया था और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से उसको थीटा कोण पर रखा था, तब जाके स्थितिज ऊर्जा इतना निकाले थे। तो m का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक क्या लिखेंगे आप, m cos थीटा, और लंबवत दिशा में घटक कितना लिखेंगे आप, m sin थीटा। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, यहां इसको लिखने से पहले आपको यहां लिखना पड़ेगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m है, तो इस m का चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में घटक कितना होगा, m cos थीटा। और चूंकि इसके अणु विभिन्न दिशाओं में गति कर रहे हैं तो हम लोग थीटा से लेकर के थीटा प्लस डी थीटा के बीच चुंबकीय द्विध्रुवों का चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में आघूर्ण कितना होगा, m cos थीटा dn। m cos थीटा एक परमाणु का कितना ले रहे हैं आप, dn परमाणु, तो dn परमाणु का हर एक का m m m m m होगा, तो सबका चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में घटक कितना, m cos थीटा। तो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच उपस्थित परमाणुओं का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हुआ, m cos थीटा डी थीटा, किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो पूरे परमाणु के लिए कहें, इसका मतलब पदार्थ का, अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रति एकांक आयतन कुल चुंबकीय आघूर्ण, इसी को चुंबकन तीव्रता कहेंगे। एकांक आयतन कुल चुंबकीय आघूर्ण अगर निकालना है तो आपके पास ये आएगा 0 से लेकर के पाई m cos थीटा dn पूरे अणु के लिए। चूंकि हर अणु अपने आप में द्विध्रुव था, विभिन्न दिशा में अभिविन्यासित थे, तो 0 से लेकर के पाई तक हो सकता है, इसलिए आपने कहा कि m cos थीटा dn आएगा, एकांक आयतन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण, जिसे चुंबकन तीव्रता I कहते हैं। एक काम कीजिए, यहां dn का मान रख दीजिए, कहां से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 4 में dn का अगर मान रख दिया जाए तो आपको मिलेगा I इक्वल टू 0 टू पाई m cos थीटा, dn की जगह रखिए c e टू द पावर mb cos थीटा बाई के टी mb sin थीटा d थीटा, ये आया, ठीक है। अब यहां ये c कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, c नियतांक है तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू 0 टू पाई
यहाँ सॉरी i इक्वल टू c 0 टू पाई m cos थीटा e टू द पावर mb cos थीटा बाई kt mb sin थीटा d थीटा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। यहां आप ये c को देखिए, इस c का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 से। तो c का मान कितना, n बाई 0 टू पाई इंटीग्रेशन e टू द पावर mb cos थीटा बाई kt mb sin थीटा d थीटा। और ये m नियतांक है, यहाँ ये m हर परमाणु के लिए m लिया था आपने। 0 टू पाई cos थीटा, 0 टू पाई इंटीग्रेशन ना, 0 टू पाई cos थीटा e टू द पावर mb cos थीटा बाई kt mb sin थीटा d थीटा। क्लियर है बात, क्लियर है। अब इसको इजी करते हैं। इजी कैसे करें, देखिए भाई, यहां से mb बाहर निकालेंगे आप, तो यहां से भी mb बाहर निकल के आएगा। ठीक, दोनों जगह से mb बाहर निकल के आया। एक मिनट, मैं पेन उठा रहा हूं ना, पेन पॉइंटर को, एक सेकेंड। ये वाला mb इस वाले mb को कैंसिल किया। ठीक, अब इसको रीअरेंज करिए। ये nm 0 टू पाई e टू द पावर mb cos थीटा kt sin थीटा, फिर ये cos थीटा को यहां लिख दीजिए, sin थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू द पावर mb cos थीटा बाई kt sin थीटा d थीटा। ठीक, आगे गए तो आपके पास फिर से अब यहां ये जो इंटीग्रेशन है उसको फॉर्मल वे में लिख लीजिए। मतलब nm 0 इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू द पावर mb cos थीटा बाई kt sin थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई e टू द पावर mb cos थीटा बाई kt sin थीटा d थीटा। क्लियर है बात। अब चूंकि इंटीग्रेशन बड़ा था तो mb बाई kt की जगह x ले लीजिएगा और cos थीटा बराबर t ले लीजिए। और अगर cos थीटा की वैल्यू t लेते हैं आप, तो यहां माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा। माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ जाएगा, आएगा। अब ये आया। ठीक है, अब इन वैल्यू को अपने उस समीकरण पे रख दीजिए। इस उस समीकरण कहने का मतलब इस पे, ये जो इक्वेशन बना रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना है यहाँ पे रख दीजिए। तो एम बी बाई के टी की जगह और ये साइन थीटा डी थीटा की जगह, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आया, आपको मिलेगा ये, और लिमिट चेंज हो जाएगा भाई ना, क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू टी लिया है, इसलिए 1 टू, ये इंटीग्रेशन में 1 टू -1 लेना पड़ेगा। ठीक, cos 0 और cos पाई के हिसाब से। तो i की वैल्यू nm इंटीग्रेशन 1 टू -1 e टू द पावर एक्स टी टी माइनस डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 1 टू -1 e टू द पावर एक्स टी माइनस डी टी। तो ये माइनस साइन और यहाँ का जो माइनस साइन है ये नेग्लेक्ट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। क्या बचा, ये आया। अब इंटीग्रेट अगर करते हैं तो ऊपर वाले फंक्शन को ध्यान दीजिए, या i इक्वल टू nm इंटीग्रेशन 1 टू -1 e टू द पावर एक्स टी इंटू टी डी टी। तो एक काम करें क्या, देखिए यहां ये t वाला टर्म है, इंटू वाला इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो यहां कितना आ जाएगा, e टू द पावर एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स 1 टू -1 माइनस इंटीग्रेशन -1 टू -1 डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर से वो e टू द पावर एक्स टी बाई एक्स आ जाएगा। देखिए ऐसा मैं बोल रहा हूं, यहां फर्स्ट फंक्शन को लिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो e टू द पावर एक्स टी बाई एक्स आएगा। -1 टू 1 का लिमिट है, माइनस ये nm को रखा है ना मैं सामने। अब उसके बाद फिर से माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e टू द पावर एक्स टी बाई एक्स डी टी आएगा, डिवाइडेड बाई इस टर्म का इंटीग्रेशन, ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, तो सीधा सीधा सा 1 टू -1 e टू द पावर एक्स टी बाई डी टी e टू द पावर एक्स टी बाई एक्स -1 टू 1। इसको फिर से कर देंगे। देखिए भाई, यहाँ t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसलिए ये 1 बाई एक्स बाहर हो जाएगा। और जब e टू द पावर एक्स टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा फिर से e टू द पावर एक्स टी बाई एक्स। ठीक,
और बाई एक्स को बाहर निकाले तो आपके पास क्या आएगा, nm t e टू द पावर एक्स टी बाई एक्स माइनस 1 to 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स टी माइनस 1 to 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स टी टू एक्स माइनस 1 से 1 तक का रेंज है। इंटीग्रेट किया है मैंने इस टर्म को। क्लियर है? अब लिमिट रख देते हैं। तो यहां लिमिट रखेंगे तो कितना, 1, ये 1 बाई एक्स बाहर ना, 1 e टू द पावर x, फिर माइनस, और यहां माइनस 1 तो माइनस माइनस का प्लस 1 प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। क्लियर है? उसी तरीके से यहां रखेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा। ये जो फंक्शन है यहां अगर 2 आएगा ना तो कॉस हाइपर और साइन हाइपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए इसमें 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, nm 2 बाई एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 बाई एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है? यहां देखिए 1 लिखा गया ना भाई, ये 2 कर दीजिए 2। अब इसको सेपरेट करके लिखते हैं, मतलब इस नंबर के डिवाइडेड में इतना माइनस इस पूरे नंबर के डिवाइड में फिर से इतना, तो आपको ये मिलेगा। यहां देखिए ये जो फॉर्मूला है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, इसको हमने cos हाइपर x लिखा है, और e टू द पावर x माइनस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इसको हमने साइन हाइपर x लिखा है, डिवाइडेड बाई भी उतना था तो साइन हाइपर x हो गया। अब इसको सेपरेट लिखेंगे, जो मैं यहां बता रहा था, इसके डिवाइड में इतना और माइनस ये जो सेकेंड टर्म है उसके डिवाइड में भी वही नंबर, तो आपको ये मिलेगा। यहां देखिए 2 बाई एक्स इस 2 बाई एक्स को खत्म किया, और ये साइन हाइपर एक्स को खत्म किया, ये वाला x इसको खत्म, एक टू एक्स को, और ये 2 और ये 2 को, यहां बचेगा 1 बाई एक्स और यहां बच जाएगा कॉट हाइपर x। तो i इक्वल्स टू nm कॉट हाइपर x 1 बाई एक्स इस nm को, यहां जो एक क्वांटिटी आपने nm दिखाया है इसको मैं कहता हूं सैचुरेटेड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको मैंने कहा संतृप्त चुंबकन तीव्रता। इसका नाम मैंने क्या कहा, संतृप्त चुंबकन तीव्रता। इसको मैं I नॉट लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहां रहेगा I इक्वल में, इसकी जगह लिखना पड़ेगा आपको क्या, इसकी जगह लिखेंगे आप I नॉट, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, कॉट हाइपर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये आपका नया इक्वेशन फॉर्म हुआ। इसमें ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है ना, यहां देखिए ये वाला जो फंक्शन दिखा रहे हैं आप, इसी फंक्शन को लेंजेविन फंक्शन कहते हैं, लेंजेविन फलन कहते हैं, और इसको LX दिखाते हैं आप। ठीक, ये मैंने जो बताया पिछले लेक्चर में, पिछले हिस्से में, I नॉट इक्वल टू nm, इसी को हम लोग सैचुरेटेड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा है, संतृप्त चुंबकन तीव्रता, संतृप्त चुंबकन तीव्रता। और इसको LX को, LX मतलब लेंजेविन फंक्शन, कॉट हाइपर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। एक काम करते हैं, आपका इस समीकरण का फॉर्म कैसा बनेगा, देखिए I इक्वल्स टू I नॉट LX के बराबर। इसका मतलब आपका ये जो I है वो LX के हिसाब से चेंज होगा, और ये जो LX है वो x के हिसाब से चेंज हो रहा है। एक काम करें क्या, LX का यानी कि इसका x के साथ वेरिएशन देखते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ प्लॉट कीजिए, यहां इस डायरेक्शन में LX को ले लीजिए और इधर ले लेते हैं x को। अब ये वाला जो ग्राफ आया है इससे क्लियर है, क्या क्लियर है, यहां स्पष्ट हो रहा है पहला नंबर केस, अगर आपका पास जो x की वैल्यू है, यहां देखिए h लिखा गया, सॉरी यहां x का मान आपने mb बाई kt लिया है, चेक कर लीजिए।
अगर x का मान mb/kt बहुत अधिक है। अब mb/kt बहुत अधिक कब होगा? जब ये टेम्परेचर T है इसका मान बहुत कम होगा। ठीक, इसका मतलब जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत प्रबल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया है आपने और टेम्परेचर को बहुत कम लिया है, तब जाके x का मान बहुत ज्यादा आएगा। और अगर x का मान बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो कॉट हाइपर x माइनस 1/x है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, यानी कि मैक्सिमम होगा ये भी। और अगर ये मैक्सिमम है तो आपका ये जो I है वो I0 की डायरेक्शन पे जाएगा। इसका मतलब क्या? अति निम्न ताप पर, एट वेरी लो टेम्परेचर, या एट द हाईएस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सभी चुंबकीय द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र के दिशा में संरेखित हो जाते हैं। क्लियर है बात? केस नंबर 1 मैं क्या कह रहा हूं? अति निम्न ताप पर या उच्च चुंबकीय क्षेत्र में सभी चुंबकीय द्विध्रुव, सभी परमाणु, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं तथा चुंबकत्व की संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये वाला केस यहां से, ये चुंबकत्व की संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये आपके ग्राफ का नेचर अगर आप देख रहे हैं ऐसा तो ठीक है। इसको मैं हटा दूं, नहीं तो एक कंफ्यूज फिर करेगा, क्योंकि सेकंड केस भी तो बात करना है, सेकंड केस की तो बात करनी है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो बात कर ली हम लोग केस नंबर 1 की। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या कहता है? आपके पास ये जो केस 2 आएगा, यहां ये तो कॉट हाइपर एक्स माइनस 1/x टेंस टू 1 दिखा रहे हैं आप, ये वाला हो गया। तो ये चूंकि 1 हुआ, इसका मतलब आपने क्या लिखा यहाँ पे? यहाँ पे आपका कहना है कि I जो होगा वो I0 के डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब अति निम्न ताप पर या अति निम्न ताप T पर या उच्च चुंबकीय क्षेत्र B पर ये आपका जो चुंबकीय द्विध्रुव हैं वो बाह्य क्षेत्र के दिशा में संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस, अगर हम कहें कि x इक्वस टू mh, फिर लिखा है जी, ये mb है ना, mh मत करवाओ, इसको mb लिखो, mb। अगर ये बहुत कम है, बहुत कम है मतलब ताप को ज्यादा कर दीजिए और b को कम कर दीजिए। ताप ज्यादा है और b का मान कम है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे? जब x का मान बहुत कम होता है तो कॉट हाइपर x का एक्सटेंशन निकलता है 1/x प्लस x/3 माइनस x³/45 प्लस 2x⁵/245 प्लस स्वान। यहां चूंकि x का मान बहुत कम है तो हायर ऑर्डर के जो x के पावर है एक्सपेंशन में, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कॉट हाइपर x कितना हो जाएगा? 1/x प्लस x/3 के बराबर। इसको आप अगर यहां Lx के वैल्यू निकालने के लिए रखें तो ये क्या लिखेंगे आप? 1/x प्लस x/3 माइनस 1/x। तो ये 1/x एक दूसरे को खत्म करेगा, ये वाला एक दूसरे को 0 कर दिया। तो Lx का मान कितना लिखेंगे आप? x/3। और अगर Lx का मान x/3 है तो I इक्वल टू I0 x/3 आएगा। अब क्या करें? अब इसको इजी करते हैं, x का मान रखते हैं। अरे स्मॉल b लिखा गया जी, गड़बड़ होती रहता है। इसको mb रखेंगे ना, x का मान mb माने हैं आप, ये माना mb। तो ये हुआ कितना? I0 की जगह nm और ये mb/3kT आ गया। इसको इजी करें तो, इसको अगर इजी करें आप तो m² और b की जगह μh होगा, b की जगह μh, जहां म्यू अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकनशीलता है। म्यू क्या लेंगे आप? ये जो म्यू लिए हैं b इज इक्वल टू μh, ये जो म्यू होता है ना, ये जो म्यू लिखा है ना आपने, ये जो म्यू लिखा है ना आपने,
इसको हम लोग चुंबकनशीलता बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये Nm² μh बाई 3kT आपके पास आया। चूंकि जाई मतलब याद होगा ससेप्टिबिलिटी, ये I/h होता है, तो यहां से h को इधर ले आए, I/h कर दें, तो ये क्या बनेगा Nm² μ बाई 3kT। ये चुंबकीय प्रवृत्ति निकल के आया। जाई का मान Nm² बाई c, Nm² μ बाई 3kT। और यहां ये जो Nm² μ बाई 3k है ना, Nm² μ बाई 3k है ना, ये एक नियतांक है, और इस नियतांक को क्यूरी नियतांक कहते हैं। इस नियतांक को क्यूरी कांस्टेंट कैपिटल C कहें अगर, तो आपको जाई का मान मिलेगा C/T के बराबर। और इसी को जाई यानी चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर C/T, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ठीक, इसको पियरे क्यूरी ने दिया था। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्यूरी वाइस लॉ के नाम में आएगा। तो यहां चुंबकीय प्रवृत्ति को क्या निकाला आपने, C/T। इस नियम से एक चीज स्पष्ट है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक, पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस नियम को प्रायोगिक रूप से सही पाया गया। ठीक, वास्तव में क्यूरी का यह नियम केवल अनुचुंबकीय गैस के लिए ही सही पाया गया था, जिसमें परमाणु और अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये जो जाई है ससेप्टिबिलिटी C/T, ये गैसीय अनुचुंबकीय के लिए सही था। क्यों था, तो क्योंकि उनके बीच, अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव से ज्यादा होती है, और दूरी ज्यादा होने से क्या होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अन्योन्य क्रिया नगण्य मान सकते हैं, या नगण्य रूप से करेंगे, बहुत कम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक, तो परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच अन्योन्य क्रिया को गणना में लेना आवश्यक है अगर हम लोग ठोस और द्रव की बात करें तो गैस के लिए तो सही निकाल लिया इसको आपने, गैसेस के लिए तो सही कहा आपने इसको। ठीक, अब अगर आप इसको सॉलिड और लिक्विड के लिए लेना चाहते हैं तो इंटरेक्शन को, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से म्यूचुअल इंटरेक्शन करेंगे, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए 1907 में लेंजेविन के सिद्धांत का संशोधन किया गया, ठीक, जिसे हम लोग क्यूरी वाइस का नियम कहेंगे। उसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस नियम को, यानी कि जाई इज इक्वल टू C/T को, जहां C का मान Nm², एक कट गया ना, जहां C का मान Nm² μ बाई 3k था, इसको क्यूरी कांस्टेंट कहा। और ये जो नियम निकल के आया है, जो गैसेस मटेरियल के लिए प्रायोगिक रूप से सही पाया गया, जाई इज इक्वल टू C/T, इसको दिया था इन्होंने। ठीक, ये पायरे क्यूरी ने दिया था इस नियम को, और बाद में द्रव और ठोस के लिए वाइस ने इसमें संशोधन किया है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक